एक निजी लग्जरी क्रूज शिप पर अचानक एक हत्या की घटना हुई। एक सुपर रईस व्यक्ति को बंद केबिन में सबके सामने चाकू से मार डाला गया। क्षण में किसी ने भी हत्यारे को साफ नहीं देखा और जहाज के सभी यात्रियों के पास हत्या का मकसद था। अगले समय में लगातार अलग अलग स्थानों पर लोग अनहोनी मृत्यु का शिकार होते रहे। हत्या। अजीब बात यह है कि हत्यारे के पास जैसे विभाजन कला है, अन्यथा वह इतनी जटिल श्रृंखलाबद्ध हत्या नहीं कर सकता था। ये सब आखिर क्या हो रहा है? कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क में रहने वाले एक सामान्य जोड़े से होती है। पत्नी क्यूसाओ थोड़ी आय वाली एक नाई है, जबकि पति क्यूगे एक अनुबंधित सहायक पुलिस अधिकारी है जो पुलिस विभाग में स्थायी नियुक्ति प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिखित परीक्षा में बार बार असफल हो जाते हैं। आज पति पत्नी की शादी की 15वीं वर्षगांठ है। नतीजा यह हुआ कि क्यूजी ने फिर से एक पेन टेस्ट में गड़बड़ कर दी, लेकिन पत्नी को खुश करने के लिए उन्होंने झूठ कहा कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली है और वे एक आधिकारिक पुलिस अधिकारी बनने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने एक पर्यटन समूह में नाम दर्ज किया है और यूरोप की रोमांटिक यात्रा के लिए पत्नी के साथ 42 वास्ते हनीमून यात्रा की तैयारी कर ली है। लंदन जाने वाले विमान में क्यूजी और उनकी पत्नी का सामना शॉन नाम के एक अमीर आदमी से हुआ। शॉन और क्यूसाओ पहली मुलाकात में ही अच्छे दोस्त बन गए और दोनों ने बहुत अच्छी बातचीत की। गंतव्य पर पहुंचने पर शॉन ने क्यूजी और उनकी पत्नी को अपने साथ निजी जहाज से यूरोप की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। असल में शॉन के चाचा मारे एक सुपर अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास अपनी खुद की लग्जरी क्रूज है। शॉन इस यात्रा पर अपने चाचा के निमंत्रण पर यूरोप छुट्टी मनाने आया था। शुरू में खौजी दंपत्ति शॉन के निमंत्रण को झिझकते हुए ठुकरा रहे थे। आखिरकार उनका पहली बार मिलना था, किंतु जब वे विमान से उतरे उन्होंने देखा कि टूर ग्रुप द्वारा भेजी गई गाड़ी एक पुरानी बस थी। इसके तुरंत बाद क्यूगी दंपत्ति ने अपना मन बदल लिया और शॉन के साथ माई की शानदार नौका पर चढ़ गए। जैसे ही वे जहाज पर चढ़े, क्यूगी दंपत्ति ने देखा कि डेक पर एक युवा और सुंदर जापानी महिला है। शाओएन ने क्यूगे और क्यूसाओ कोसू से कुछ असहज बातचीत करवाई। इसी समय एक चश्मा पहने हुए मध्यम आयु के व्यक्ति जहाज के केबिन से बाहर आए। शाओएन के परिचय के अनुसार ये व्यक्ति माँ ये का इकलौता पुत्र शाओमा था। क्यूगे फूफू को शाओमा से मिलवाने के बाद शाओएन ने दोनों के लिए कमरे की व्यवस्था की। ज्यादा समय नहीं बीता था कि जहाज पर कुछ और नए मेहमान आ गए, जिनमें से एक थी पहले की अफवाहों वाली महाशय की गर्लफ्रेंड, जो कि एक थोड़ी प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, तथा मास्टर के अच्छे दोस्त भारत के मुंबई से आए संजय, मास्टर के साइन किया हुआ स्टार रेसिंग ड्राइवर छोटा हुसैन और माई के गहरे दोस्त एक आंख वाले कर्नल ओल्डमो और उनके बड़े बाउंसर। रात को जब क्रूज ने आधिकारिक रूप से प्रस्थान किया, क्रूज के मालिक माए आखिरकार दिखाई दिए। उन्होंने मेहमानों को बॉलरूम में इकट्ठा किया और एक प्राचीन शॉर्ट स्वॉर्ड बाहर निकाली। माए ने सभी को बताया कि ये शॉर्ट स्वॉर्ड उनके परिवार की दी हुई एक पवित्र वस्तु है और आज वह पवित्र वस्तु की गवाही में एक नई वसीयत पर हस्ताक्षर करेंगे। असल में नहीं पता कि मारिये को कौन सी चोट लगी है। उन्होंने फैसला किया है कि अपनी सारी संपत्ति नई नवेली पत्नी को देने की बजाय किसी और को एक पैसे की उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। छोटा मां ने सीधे पिता से पूछा, क्या वह बूढ़े हो गए हैं? और मारिये के साथ अफवाहों में घिरी अभिनेत्री जैमा गुस्से में दरवाजा पटक कर चली गई। मारिये ने सबकी हैरानी की परवाह नहीं की। उसने सीधे एक नई वसीयत निकाली और तुरंत हस्ताक्षर करने की तैयारी की। तभी हॉल की रोशनी अचानक बंद हो गई और अंधेरे में चीखने की आवाज आई। जब रोशनी फिर से जली तो वसीयत पर नाम अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और माँ ये जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी छाती में वही प्राचीन छोटा तलवार घोंपा हुआ था। माओये ने अभी अभी दम तोड़ा है या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन इस बार वह निश्चित रूप से मर चुका है। इस अफरा तफरी के माहौल में जहाँ कोई भी हत्यारा हो सकता है, एक सहायक पुलिस अधिकारी के रूप में छाओगा ने पेशेवर राय दी कि सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर आराम करें ताकि घटनास्थल को नुकसान न पहुंचे। जब क्रूज जहाज किनारे लगेगा तब पुलिस आएगी और इस हत्या के मामले को संभालेगी। मैं झींगे को फिर से देखना चाहता हूँ जांच के लिए, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। कमरे में लौटने के बाद जासूसी उपन्यास के शौकीन चीनी पति कुछ नहीं सो पाए। उन्होंने कोशिश की अपने पति से पूछने की आखिर हत्यारा कौन है। चीनी पति मानते हैं कि माँ ये का बेटा छोटा माँ सबसे बड़ा संदिग्ध है, क्योंकि पुराने वसीयत के अनुसार छोटा मामा ये की संपत्ति का मुख्य उत्तराधिकारी था। अब माँ ये वसीयत बदल रहे हैं, छोटा माँ को एक पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उसकी हत्या की वजह सबसे स्पष्ट है। अभी ऑटम भाई ने यह कहा ही था कि बाहर अचानक गोली चलने की आवाज आई और दोनों आवाज का पीछा करते हुए छोटे माँ के कमरे में पहुंचे, जहां पाया कि वह गोली लगने से मर चुका था। सारी निशानियां बताती हैं कि छोटे माँ ने अपराध के डर से आत्महत्या कर ली है। उसकी जेब में अभी भी एक सुसाइड नोट है। सुसाइड नोट का मुख्य विषय ये है कि छोटे माँ ही अपने पिता का हत्यारा है, क्योंकि वह बेहद शर्मिंदा था, इसलिए उसने आत्महत्या का चुनाव किया। बेशक क्यूजी को विश्वास नहीं है कि यही सच्चाई है। यह स्पष्ट रूप से हत्यारे द्वारा रचा गया धोखा है। जानबूझकर छोटा माँ पर दोष लगाने की कोशिश थी। यह सुसाइड नोट हाथ से लिखा हुआ भी नहीं था, बल्कि टाइपराइटर से प्रिंट किया गया था। अमीर घराने से आने वाले छोटे माँ का इस पुराने टाइपराइटर का उपयोग करना संभव ही नहीं है। लगता है क्यू भाई की अनुमान गलत था। छोटा माँ असली अपराधी नहीं है, क्योंकि माँ ये फ्रांस के हैं। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को सौंप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की तरफ से जासूस 4 आंख वाला इस सिलसिलेवार हत्या मामले की जांच के लिए भेजा गया। 4 आंख वाले ने तुरंत सभी से अलग अलग पूछताछ की। सभी ने अनायास ही क्रूज पर मौजूद 2 अजनबी क्यूगो और क्यूसाओ की तरफ इशारा किया। जोड़ा बिना वजह मुख्य संदिग्ध बन गया, लेकिन सबूत नहीं होने के कारण पुलिस जांच अधिकारी 4 आंख वाला उन्हें केवल उनके पासपोर्ट जब्त कर एक होटल में अन्य संदिग्धों के साथ ठहराने की व्यवस्था कर सका, ताकि पुलिस की जांच में सहयोग कर सकें। अगले दिन रेसिंग ड्राइवर छोटे हु की रेस थी। सब लोग उसकी कार रेस देखने के लिए स्थल पर पहुंचे।
कातिल को खोजने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शॉ और उसके पति ने इस मौके का फायदा उठाकर सभी से बात करना शुरू किया। सूजी शरीर की एलर्जी के कारण थोड़ा असहज महसूस कर रही थी और शॉ को ज्यादा जवाब नहीं दे रही थी। अजनबी कर्नल ने शॉ को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार पिता को अपनी संपत्ति अपने बच्चों में समान रूप से विभाजित करनी होती है। इस कानून का उद्देश्य कुछ बूढ़े पुरुषों को अपने फैसलों में मूर्खता से बचाना है। इसके बाद मुंबई से आए तीसरे भाई ने भी कीमती जानकारी दी। रेसिंग ड्राइवर छोटे हू के पिता भी कभी मारिये के साइन किए हुए ड्राइवर थे। उस समय मारिये ने रेसिंग की सुरक्षा को अनदेखा किया, जिसके कारण छोटे हू के पिता को दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उनकी दोनों टांगे काटनी पड़ी। इसका मतलब ये है कि रेसिंग ड्राइवर छोटे हू के पास भी हत्या का मोटिव है। महिला अभिनेत्री जेम्मा ने फिर क्यूजीए को बताया कि उसे शक है कि हत्यारा मारिये का भतीजा शॉन है, क्योंकि शॉन अपने चाचा के द्वारा प्रेमी को छीन लेने से हमेशा नाराज रहता था और संभवतः इस वजह से उसके मन में हत्या की भावना जागी हो सकती है। रात को होटल लौटने के बाद क्यूगे और क्यूसाओ ने एक दूसरे को जो सुराग मिला था उसे साझा किया। दोनों बात कर ही रहे थे कि कोई खुद पीछे के दरवाजे की दरार में एक कागज का टुकड़ा डाला गया था, जिसमें उन्हें 802 कमरे में मिलने के लिए बुलाया गया था और 802 कमरे में रहने वाला व्यक्ति था एक आंख वाला मोशांग कर्नल का बड़े कद का बॉडीगार्ड। लगता है कि दूसरी तरफ का व्यक्ति चुगफू ची को सुराग देना चाहता था। चुगो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर बॉडीगार्ड के कमरे में पहुंचे। अब मैं और रहस्य नहीं रख सकता। बाओ ब्याओ ने वास्तव में एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किया कि मो शांग और माँ ये के बीच भी एक गहरी दुश्मनी थी। उन सालों में माँ ये पर हमला हुआ था, हत्या करने का प्रयास। मो कर्नल ने जीवन बचाने की कोशिश की और गंभीर रूप से घायल हो गए। न केवल एक आंख खो दी बल्कि एक हाथ भी टूट गया। अस्पताल में पूरे 9 महीने बिताए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि जब मो शाओ शॉल अस्पताल में थे, उनके अच्छे भाई माये ने मौका देखकर उनकी मंगेतर मारी को छीन लिया और दोनों के बच्चे भी हो गए। बाद में मारी की कठिन प्रसव में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि पैदा हुआ बेटा भी जीवित नहीं रह सका। मो शाओशॉल सतह पर माये के साथ अच्छे संबंध रखते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनसे बहुत नफरत करते थे। इसलिए बॉडीगार्ड ने अनुमान लगाया कि मार्शल की हत्या करने वाला व्यक्ति शायद मो कर्नल था। जैसे ही तीनों लोग बात कर रहे थे, बाहर अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। बॉडीगार्ड ने सोचा कि मो कर्नल आ गया है और उसने जल्दबाजी में क्यू भाई और उसकी पत्नी को अलमारी में छिपने को कहा और खुद दरवाजे की तरफ देखने गया। अलमारी में छिपे हुए क्यू भाई क्यू भाभी ने लंबा इंतजार किया और पाया कि बाहर का शोर पूरी तरह से गायब हो गया है। तो वे धीरे धीरे बाहर निकले और देखा कि बॉडीगार्ड पहले ही गोली लगने से मारा जा चुका था। असल में हत्यारे ने दरवाजे के बाहर से साइलेंसर वाला पिस्तौल इस्तेमाल कर बॉडीगार्ड को मार डाला। हत्या के बाद हत्यारे ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सका। दरअसल बॉडीगार्ड का भारी शरीर दरवाजे को रोक रहा था। डर के मारे कयू जी और कयू भाभी खिड़की से भाग गए और दीवार के सहारे मुश्किल से आगे बढ़ने लगे। पास के कमरे से गुजरने पर उन्होंने देखा कि मो कर्नल बाथरूम में दांत साफ कर रहे थे। इससे कम से कम ये साबित होता है कि बॉडीगार्ड को मारने वाला मो कर्नल नहीं था। होटल से भागने के बाद क्यूजी और क्यूसाओ एक बार में पहुंचे, जहां उन्होंने मामले का विस्तार से विश्लेषण करने की तैयारी की। परिणाम, अचानक क्यूसाओ ने टीवी पर देखी रही श्रृंखला हत्या मामले की खबर देखी। उन दोनों को अपराधी मानते हुए वांछित सूची में डाला गया है। और भी बुरा ये था कि च्यूगे पुलिस परीक्षा में असफल हुए थे। ये बात भी टीवी पत्रकारों ने पता लगा ली। तब क्यूसाओ को पता चला कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया। उसके साथ जोरदार बहस के बाद वह अकेला बार के पास से गुजरती शाहीन की लग्जरी कार में बैठकर चला गया। शाहीन ने च्यूसाओ को एक लाइब्रेरी में ले जाकर कहा कि उसे अपने वकील से मिलना है और च्यूसाओ को कार में थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। शाहीन के जाने के बाद च्यूसाओ ने कार में जापान से उत्पन्न एक एलर्जी विरोधी दवाई का डिब्बा पाया और सुजी को इन 2 दिनों में ठीक वैसे ही एलर्जी के लक्षण थे। तो क्या यह दवाई की डिबिया सुजी ने ही कार में छोड़ी थी? च्यूसाओ को यह संदेह हुआ कि शॉन और सुजी का पुराना रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है और उन्होंने मिलकर माये की हत्या की योजना बनाई। ये सोचकर च्यूसाओ कार से उतरकर पुस्तकालय में चली गईं और माये का पीछा करने की कोशिश की। शॉन को भेजना ठीक उसी समय सुजी के पीछे आए क्यूगी से टकरा गया। दरअसल क्यूगी और क्यूसाओ की लड़ाई के बाद उसने सुजी को संदिग्ध देखा और उसका पीछा किया। तभी दोनों अगले कदम के बारे में सोचने ही जा रहे थे। अंधेरे में अचानक एक गोली चली। क्यूजी और क्यूसाओ ने जल्दी से बुक शेल्फ गिराकर अपने को ढाला, फिर भाग दौड़ का फायदा उठाकर लाइब्रेरी से भाग निकले। जैसे ही वे सड़क पर आए, उन्होंने देखा कि सुजी जल्दी में थी। सुजी का पीछा करते हुए वे फिर से रेस कार ड्राइवर शाओहू से मिले। क्योंकि फूची ने छोटा हू को स्थिति का संक्षेप में बताया। बाद में दोनों ने मिलकर एक गली में सुजी को रोक लिया। सुजी ने सीधे बंदूक लेकर तीनों के साथ आमना सामना किया और कहा कि वह हत्यारा नहीं है, लेकिन उसे पता है कि हत्यारा कौन है। कौन जानता था कि सुजी हत्यारे का नाम बताने से पहले ही पुलिस द्वारा नकाब पहने सुजी को गोली मार दी गई। हत्यारा अचानक प्रकट हुआ और एक फूंकने वाले तीर से सुजी को मार डाला। च्यू भाई ने जल्दी से जमीन पर गिरी सुजी की पिस्तौल उठाई और हत्यारे पर गोलीबारी की, लेकिन अफसोस निशाना बहुत खराब था। सभी गोलियां समाप्त हो गईं और एक भी गोली हत्यारे को नहीं लगी। बच निकला। हत्यारा फूंकने वाले तीर से पलटवार करने के लिए तैयार था। च्यू भाई ने जल्दी से एक प्लेट उठाई और हत्यारे की तरफ फेंकी, जिससे वह उसके माथे पर लग गई और मास्क टूट गया।
हत्यारे ने यह देखकर जल्दी से अपना चेहरा ढककर भाग लिया और क्योंकि भी उस व्यक्ति की शक्ल साफ नहीं देख पाया। शक के घेरे में आए व्यक्ति की फिर से मौत हो गई और सुराग फिर से टूट गया। इस पर क्यों दीदी को अचानक एक विचार आया और उन्होंने सुझाव दिया कि क्यों न मारिए कि घर के विला में सुराग ढूंढे। उम्मीद नहीं थी कि इस प्रक्रिया के दौरान दंपति को अचानक एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया। दरअसल कल क्यूसाओ ने देखा था कि फिल्म अभिनेत्री जयमा ने नया हेयर स्टाइल करवाया था और इस समय जयमा ने एक बड़ी टोपी पहन रखी थी। अपने बालों को पूरी तरह से ढक रखा है। मत भूलो, हमारी क्यू 100 पेशेवर नाई है। उनके इतने सालों के अनुभव से यह समझ में आता है कि कोई भी महिला अपनी नई हेयर स्टाइल को टोपी के नीचे छुपाकर नहीं रखेगी जब तक कि उसके सिर पर कुछ ऐसा न हो जिसे वह दिखाना नहीं चाहती। क्यूगे तुरंत समझ गए कि उन्होंने पहले प्लेट से आरोपी के माथे पर वार किया था, इसलिए उन्होंने तुरंत अर्दली आवाज में जेम्मा का माथा देखने की मांग की। ये सुनकर जेम्मा सच में लाल हो गई। पास के जासूस ने यह देखकर सीधे जेम्मा की टोपी उतार दी। जेम्मा के माथे पर वाकई एक नई चोट का निशान था। पुरानी सोच रखने वाले माइये अपनी बेटी की पहचान को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठ कहा कि मेरी बेटे को जन्म देते वक्त कठिनाई में मर गई और बच्चा भी जल्दी मर गया। जयमा को एक भले व्यक्ति ने गोद लेकर पाला। बड़ी होने पर उसने अपना नाम बदला और पिता से बदला लेने के लिए वापस आने का फैसला किया। उसने पहले छोटे माँ को अपने साथ मिलकर माइये को मारने और विरासत को बराबर बांटने के लिए राजी किया। माइये की हत्या से पहले भोज हॉल की लाइट अचानक बुझ गई। यह सब जेम्मा की चाल थी। छोटे माँ के पिता को मार डालने के बाद जेम्मा ने सही मौके पर छोटे माँ की भी हत्या कर दी ताकि वह सारी विरासत अकेले हड़प सके। बॉडीगार्ड सूजी और शाओएन भी जेम्मा द्वारा मारे गए थे। सूजी और शॉन दोनों ही विरासत के संभावित उत्तराधिकारी हैं। जहाँ तक बॉडीगार्ड का सवाल है, शायद जेम्मा मारना चाहती थी चुग दंपत्ति को, जो लगातार सच का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, और बॉडीगार्ड बस दुर्भाग्यवश उनका शिकार हो गया। अपराध उजागर होते देख जेम्मा ने पिस्तौल निकालकर सीधे च्यूसाओ को बंधक बना लिया। चूगे ने यह देखकर मो कर्नल के हाथ से एक बंदूक छीन ली और जेम्मा के कंधे पर गोली मार दी। जेम्मा तुरंत बेहोश हो गई। खतरे से बाहर आने के बाद क्यू की पत्नी भावुक होकर अपने पति से पूछती है कि क्या यह प्यार की ताकत थी जिसने उसकी निशानेबाजी को इतना सटीक बनाया। क्यू ईमानदारी से जवाब देता है कि उसने असल में जेम्मा की जांघ को निशाना बनाया था, लेकिन गोली उसके कंधे पर लगी। माहौल कुछ देर के लिए थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन अच्छा है कि संकट टल गया और असली अपराधी पकड़ा गया। इस समय पानी में रह रहे मुंबई के 3 भाई अचानक एक बात याद आई। मो कर्नल के निजी सुरक्षाकर्मी की हत्या वाली रात वह हमेशा जमय के साथ थे। मामा ने कहा कि जेम्मा के पास बॉडीगार्ड को मारने का सही समय ही नहीं था, तो सवाल यह है कि बॉडीगार्ड की हत्या किसने की। तभी क्यूजी को एहसास हुआ कि जेम्मा के और भी साथी हैं। इसी समय सभी ने ध्यान दिया कि रेसर छोटे हूँ गायब हैं। बचे हुए कुछ बचे लोगों में से केवल छोटे हूँ के पास अपराध के लिए समय था, और इस समय छोटे हूँ पहले से ही चुपचाप विला के दरवाजे के पास पहुंच चुके थे, भागने की तैयारी कर रहे थे। तभी सभी ने जल्दी से उनका पीछा किया। अराजकता के बीच छोटू ने जासूस चश्मिश की पिस्तौल छीन ली और पुलिस कार में उसे बंधक बनाकर भागने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अन्य कुछ पुलिस कारों के टायर भी फोड़ दिए। अच्छा हुआ कि माँ ये के घर के पीछे के आंगन में और भी कई सुपर कारें खड़ी थीं। च्यूगी और च्यूसाओ ने एक सुपर कार चुनी और पीछा करने लगे। पीछा करते समय च्यूसाओ जोश में आ गई, तेजी से एक्सीलरेटर दबाया और सीधे श्याओ हू के कब्जे वाली पुलिस कार की ओर टकरा गई। पुलिस कार तुरंत बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे की मूर्ति से टकराकर रुक गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो च्यूगी और च्यूसा ने फिर से यात्रा शुरू की। इस बार वे अजनबियों के निमंत्रण को आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। हत्या रहस्य एक जासूसी कॉमेडी फिल्म है जिसे एडम सैंडलर और जेनिफर एनिस्टन ने मिलकर किया है। हालांकि इसमें कई तार्किक समस्याएं हैं, लेकिन पूरे फिल्म में बहुत सारे हास्य दृश्य हैं, जिससे तार्किक कमी को कम किया गया है। कुल मिलाकर यह मनोरंजन के लिए एक उपयुक्त फिल्म है।